नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे डिजाइनिंग ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। डिजाइनिंग ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स लागत लेखांकन और उच्चतर लागत लेखांकन से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि लागत लेखांकन के रिकॉर्ड्स आपको किस तरीके से तैयार करने हैं, किस तरह से व्यवस्थित रखने हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है आपको लागत पर नियंत्रण करना। अगर आप लागतों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो रिकॉर्ड्स को बेहतर बनाना होगा। ये है आज का हमारा टॉपिक, लागत अभिलेखों के प्रारूप निर्धारित करना। हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत से रिकॉर्ड्स हम तैयार करते हैं, लेकिन सही जगह पर सही वस्तु को नहीं रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स को नहीं रखते हैं और कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार बड़े जो औद्योगिक घराने होते हैं उनमें रिकॉर्ड्स का मेंटेन किया जाता है, उनको रखा जाता है। तो किस प्रकार से अभिलेखों के प्रारूप है वो निर्धारित किए जाते हैं। लागत लेखांकन के उद्देश्य और लाभों को न्यूनतम कम लागत पर प्राप्त करने के उद्देश्य से लागत लेखों को सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक ढंग से रखा जाना आवश्यक है। लागत लेखों के जो उद्देश्य है, जो लाभ है, को न्यूनतम कम लागत पर प्राप्त करने के लिए लागत लेखों का सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से रखा जाना आवश्यक है। क्योंकि केवल लागत लेखांकन की पद्धतियाँ अपनाए जाना ही इस बात की गारंटी नहीं है कि वस्तु की लागत स्वतः ही नियंत्रित होगी और कुशलता में अपेक्षित वृद्धि की जा सकेगी। ये तभी होगा जब आप लागत लेखों का प्रारूप निर्धारित करेंगे और निर्धारित करते समय कुछ विचारणीय बिंदु हैं, जो बिंदु हैं उन पर ध्यान देंगे। सभी संस्थाओं में लागत लेखों के प्रारूप तैयार करते समय कुछ आवश्यक विषय पर निर्णय लेना आवश्यक है। अतः निम्नलिखित विषय है जिनके लिए उचित निर्णय लेने पर सही लेखे रखकर प्रबंधक लागत निर्धारण और लागत नियंत्रण के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकेगा। अगर हम जो विचारणीय बिंदु है उन पर ध्यान देंगे तो प्रबंध लागत निर्धारण और लागत नियंत्रण के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। लागत केंद्रों का निर्धारण करना। प्रत्येक निर्माणी संस्था में अनेक ऐसे केंद्र हैं जहां लागत के रूप में धन का व्यय होता है। यानी हम बहुत से ऐसे केंद्र हैं जहां पर लागत के रूप में हम बहुत सा धन का है वो व्यय करते हैं। किसी भी संस्था के लिए लागत लेखों का प्रारूप तैयार करते समय लागत केंद्रों का कुशलतापूर्वक निर्धारण करना एक महत्वपूर्ण और गहनशील प्रश्न है कि आप पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि लागत केंद्र कितने होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गहनशील प्रश्न है। वास्तव में एक संस्था के लिए, विशेष रूप से बड़े निर्माणी संस्थान के लिए, लागत केंद्रों का निर्धारण करना एक सरल कार्य नहीं है। जहाँ एक और इन लागत केंद्रों की संख्या एक सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एक सीमा है, उस सीमा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो आपकी लागत वैसे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप तो लागत कम कर रहे हैं ना। वही दूसरी ओर कोई महत्वपूर्ण लागत केंद्र है, वो लागत केंद्रों की सूची से वंचित नहीं रहना चाहिए। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको ऐसे लागत केंद्र भी बनाने हैं, कोई ऐसा लागत केंद्र नहीं छूट जाए जहाँ पर आपको लागत केंद्र बनाना जरूरी था लेकिन आपने बनाया नहीं, उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो है लागत केंद्रों का निर्धारण करना। इसमें दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। वास्तव में लागत लेखापाल, जिसको बोलते हैं अकाउंटेंट, वो पिछले अनुभव, वर्तमान परिस्थितियों तथा भविष्य की दशाओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर लागत केंद्रों पर विचार कर
यदि नियंत्रण के उद्देश्य से आवश्यक हो तो उसमें संशोधन करता रहना चाहिए। आपने डिसाइड कर दिया, लेकिन समय समय पर अपने पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और भविष्य की दशाओं को ध्यान में रखते हुए ये नियंत्रण के उद्देश्य से आपको उसमें संशोधन भी करते रहना चाहिए। दूसरा है लागतों का वर्गीकरण। लागत केंद्रों के प्रारूप का निर्धारण करने के पश्चात विभिन्न लागतों की मदों का समुचित वर्गीकरण समूहीकरण करना आवश्यक है। जैसे लागतों का प्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में वर्गीकरण, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। और अप्रत्यक्ष लाभ तो अर्थात ऊपरी वे में आपके फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड भी का क्लासिफिकेशन आपको करना है। ये आपको वर्गीकरण करना है अपनी लागत का कि आपकी लागतें कितनी हैं, लागतों में डायरेक्ट कौन सी है और इनडायरेक्ट कौन सी है, और अप्रत्यक्ष लागतें हैं उनमें आपके वेरिएज ओवरहेड जिसको बोलते हैं उसमें भी आपके वेरिएबल कौन से हैं और आपके फिक्स्ड कौन कौन से ओवरहेड हैं। इन सब की आपको क्लासिफिकेशन इनका सबका करना है। ये आपका सेकंड पॉइंट है। स्पष्ट परिभाषाओं का निर्धारण, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आपको पूरा ध्यान देना है, क्योंकि ये अगर आपने सही नहीं किया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लागत केंद्रों के प्रारूप का निर्धारण करते समय विभिन्न लागत संबंधी परिभाषिक शब्दों की स्पष्ट व्याख्या आवश्यक है। एक परिभाषिक शब्द को प्रत्येक दशा में एक ही अर्थ में लिया जाना चाहिए। आपको ऐसे शब्दों को डिफाइन करना है, ऐसे शब्द लिखना है कि आपने जो शब्द लिखा है उसकी सभी जगह एक ही व्याख्या हो। उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष व्यय का स्पष्ट विभाजन करना और उनके विभिन्न अर्थ निर्धारित करना आवश्यक है। इस प्रकार प्रत्येक अधिकारी के अधिकारों और कर्तव्यों का भी सुस्पष्ट विभाजन होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी बात है, सभी जगह लागू होती है। बड़े बड़े औद्योगिक घरानों में आपके उद्देश्य कौन कौन से हैं, आपके अधिकार कौन से हैं और आपके कर्तव्य कौन से हैं, क्योंकि अगर आपको अधिकार नहीं दिया जाएगा तो आप काम नहीं करा सकते। और अधिकारों के साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपके कर्तव्य कौन कौन से हैं, तथा लेखांकन की कार्यविधि भी पूर्व निश्चित वह स्पष्ट रूप से निर्धारित होनी चाहिए। लेखांकन की जो कार्यविधि है वह भी पूर्व निश्चित और स्पष्ट रूप से निर्धारित होनी चाहिए। श्रमिकों के भुगतान करने की विधि का निर्धारण करना, श्रमिकों को जो आप भुगतान करेंगे उस भुगतान करने की विधियां हैं उसका भी निर्धारण करना, क्योंकि श्रमिकों को पारिश्रमिक भुगतान की पद्धति के आधार पर ही श्रम लागतों का लेखांकन निर्भर होगा कि आप श्रमिकों के भुगतान करने के लिए कौन सी पद्धति अपना रहे हैं, और पद्धति जो अपना रहे हैं वो आपकी लागत का जो लेखांकन करेंगे उस पर निर्भर होगा। अतः श्रमिकों के भुगतान के लिए उपयुक्त विधि का निर्धारण आवश्यक है ताकि लागत लेखों का प्रारूप उचित प्रकार से निश्चित किया जा सके। श्रमिकों के पारिश्रमिक भुगतान की निम्नलिखित विधियां प्रचलित हैं, जिनमें समय अनुसार श्रमिकों को जितना समय उन्होंने काम किया इसके आधार पर भुगतान किया जाता है। कार्य अनुसार, अलग अलग कार्य के अनुसार उनको मजदूरी का भुगतान किया जाता है कि स्किल्ड जो लेबर है उसको अलग से भुगतान किया जाता है और अनस्किल्ड है उसको अलग से भुगतान किया जाता है। इसके साथ है बोनस योजनाएं कि आपको मजदूरी तो मिलेगी लेकिन आपने अच्छा काम किया तो आपको बोनस भी साथ साथ मिलेगा। इस प्रकार की भी भुगतान की योजनाएं हैं। और लाभ सहभागिता योजना, ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इसमें बिजनेस में अगर लाभ होगा तो उसमें लाभ में आपका हिस्सा होगा। लाभ सहभागिता योजना, आपको मजदूरी तो मिलती रहेगी लेकिन आपको व्यापार में लाभ में भी हिस्सा मिलेगा। ये लाभ सहभागिता योजना होती है। तो इस प्रकार की जो विधियां हैं उनमें से कौन सी विधि का आपको सिलेक्शन करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
तो ऐसे बहुत से बिंदु हैं, विचारणीय बिंदु हैं, जिनकी आपको ध्यान में रखना है अपने लागत लेखों का रिकॉर्ड्स को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि अगर आपने लागत लेखों का रिकॉर्ड्स है वो बेहतर करना है तो लागत को नियंत्रित किया जा सकता है, लागतों पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो बिंदु बताए गए हैं उन सब बिंदु को आपको ध्यान में रखना है। इसका सेकंड पार्ट आपको जल्दी ही बताया जाएगा और ये हमारे एमकॉम ABST के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके साथ बीकॉम के जो विद्यार्थी हैं जिनका पेपर है लागत लेखांकन, उन विद्यार्थियों के लिए ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनते रहिए और देखते रहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।